नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम एक ऐसी विजुअल भाषा की दुनिया में उतरेंगे जो लिखने पढ़ने के इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। ये वो कहानी है जिसे भारत की आत्मा ने चट्टानों पर, दीवारों पर और कपड़ों पर उतारा है। आइए साथ मिलकर समझते हैं कि भारतीय लोक कला का ये जीवंत कैनवस कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? हम शुरू करेंगे एकदम शुरुआत से, इन कलाओं की प्राचीन जड़ों से। फिर हम देखेंगे कि ये समाज के ताने बाने का हिस्सा कैसे बनी। उसके बाद हम इनकी अलग अलग शैलियों की भाषा को समझेंगे, इनके टिके रहने के संघर्ष को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आज के दौर में इनकी ये विरासत कितनी जीवंत है। तो चलिए, पहला पड़ाव। सोचिए, जब इंसान के पास लिखने के लिए अक्षर नहीं थे, तब वो अपनी कहानी कैसे कहता था, अपने अनुभवों को, अपनी जिंदगी को कैसे दर्ज करता था। बस हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हम बात कर रहे हैं 10,000 ईसा पूर्व की, मतलब आज से करीब 12,000 साल पहले की, जब भीमबेटका की गुफाओं में शिकार और रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र बनाए गए थे। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये परंपरा वहां रुकी नहीं, ये लगातार चलती रही, विकसित होती रही। पटचित्र के कहानी वाले स्क्रोल से लेकर मधुबनी के शादी ब्याह के रिवाजों तक, ये एक ऐसा अटूट धागा है जो हजारों सालों की हमारी सांस्कृतिक यादों को एक साथ जोड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपनी जिंदगी को, अपने समय को दर्ज करने की ये जो एक बुनियादी इच्छा थी ना, वही हर लोक कला की नींव है, उसका डीएनए है। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, नहीं, ये एक रिकॉर्ड था, एक दस्तावेज था जो कहता था हम यहाँ थे और हम ऐसे जीते थे। अच्छा, कहानी दर्ज करना तो एक बात हो गई, पर कला का काम इससे कहीं ज्यादा था। वो तो समाज को एक साथ बुनने का काम करती थी। कैसे एक कला किसी समुदाय के रीति रिवाज, कहानियां और रिश्तों को एक धागे में पिरो सकती है, इसे समझने के लिए मधुबनी कला से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। मधुबनी की कहानी कहते हैं रामायण काल से शुरू होती है, जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता की शादी भगवान राम से तय की तो उन्होंने पूरे राज्य की दीवारों को पेंट करने का हुक्म दिया था। अब सोचिए जरा, इसका मतलब है कि ये कला सिर्फ आर्ट गैलरी की चीज नहीं थी, बल्कि शादी जैसे जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे पवित्र मौकों का एक जरूरी हिस्सा थी। मधुबनी की कुछ खास बातें हैं जो इसे अलग बनाती हैं। पहली, ये मुख्य रूप से घर की औरतों की कला थी, जो माँ से बेटी को विरासत में मिलती थी। दूसरी बात, इसका एक मकसद था। ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं थी, ये भगवान को घर बुलाने, उनसे सुरक्षा और समृद्धि मांगने का एक तरीका था। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, इसके रंग, हल्दी, नील, चंदन, सब कुछ प्रकृति से, आसपास के माहौल से लिया जाता था। यानी ये कला पूरी तरह से सस्टेनेबल थी। अब एक और मजेदार बात समझते हैं। भारत की ये जो अलग अलग लोक कलाएं हैं ना, ये सिर्फ अलग अलग डिजाइन नहीं है, नहीं, ये असल में अपने आप में पूरी भाषाएं हैं। एक विजुअल लैंग्वेज जिसका अपना ग्रामर है, अपने सिंबल्स हैं और कहानी कहने का अपना एक खास अंदाज है। इस बात को समझने के लिए मधुबनी और वारली को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है मधुबनी, रंगों से भरपूर, चटक, जहाँ कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा जाता और जहाँ देवी देवताओं की बड़ी बड़ी कहानियां हैं। और दूसरी तरफ है वारली, एकदम सादा, मिनिमल, गेरू की रंग की जमीन पर सफेद रंग से बने त्रिकोण और गोलों से ही पूरी कहानी कह दी जाती है, जिसमें प्रकृति और समुदाय की रोजमर्रा की जिंदगी दिखती है। तो ये सिर्फ स्टाइल का फर्क नहीं है, ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। और फिर आता है पट्टचित्र। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पट यानी कपड़ा और चित्र यानी तस्वीर। ओडिशा और बंगाल की इस कला में लंबे लंबे कपड़ों के स्क्रोल्स पर कहानियां पेंट की जाती थी। और कमाल की बात यह है कि कहानी सुनाने वाले इन स्क्रोल्स को लेकर गांव-गांव घूमते थे और गा गा कर स्क्रोल को खोलते हुए लोगों को कहानियां सुनाते थे। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की पहली कॉमिक स्ट्रिप्स थीं, या शायद पहला पोर्टेबल सिनेमा। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल दौर भी आता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इन कलाओं को टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब बाहर से नए दबाव आए, कॉलोनियल और इंडस्ट्रियल, तब इन्होंने खुद को कैसे बचाया? ये कहानी है इनके सर्वाइवल की। एक बात तो साफ है, लोक कला बहुत मजबूत होती है। इसे लोगों की कला यूं ही नहीं कहते। इसकी असली ताकत किसी महल या म्यूजियम से नहीं आती,
नहीं, इसकी ताकत आम लोगों से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से, उनकी पहचान से आती है, और यही वजह है कि ये हर मुश्किल दौर में भी जिंदा रहती है। तो हुआ ये कि ब्रिटिश राज में वेस्टर्न आर्ट का चलन बढ़ा और हमारी अपनी पारंपरिक कलाएं कहीं हाशिए पर चली गईं। लेकिन फिर आज़ादी के बाद एक नई लहर आई। लोगों ने अपनी जड़ों को, अपनी कला को फिर से खोजना और सहेजना शुरू किया। और कलाकारों ने भी एक बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया। उन्होंने अपनी कला को मिट्टी की दीवारों से, जो कि स्थायी नहीं थी, कागज पर उतार दिया। अब इससे दो बड़ी बातें हुईं। एक तो कला हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई, और दूसरा, इसके लिए पूरी दुनिया का बाजार खुल गया। चलिए अब सीधे आज के ज़माने में छलांग लगाते हैं। सवाल ये है कि ये हजारों साल पुरानी परंपराएं आज कहाँ हैं? क्या ये सिर्फ म्यूजियम में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी कहानी अब गांव की दीवारों से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े फैशन रनवे तक पहुंच चुकी है। इनके इस विकास को हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप, कला दीवारों पर थी, पूजा पाठ और त्योहारों के लिए, यानी समुदाय के लिए। दूसरा स्टेप, कला कागज पर आई। अब ये एक आर्ट पीस बन गई, जिसे कोई भी अपने घर ले जा सकता था, नए नए लोग इसे देख सकते थे। और अब तीसरा स्टेप, आज गोंड और कलमकारी जैसी कलाओं के डिज़ाइन आपको जूतों पर, साड़ियों पर, बड़े बड़े इंटरनेशनल फैशन शोज में दिख जाएंगे। ये अब एक ग्लोबल स्टाइल स्टेटमेंट है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी आइडिया पर वापस ले आती हैं, सस्टेनेबिलिटी। आज हम इसकी बहुत बात करते हैं, है ना? लेकिन भारतीय लोक कला तो हमेशा से ही सस्टेनेबल रही है। इसके रंग, इसका कैनवस, सब कुछ तो ज़मीन से, प्रकृति से ही मिलता था। तो ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल ज़माने में, जहाँ एआई तस्वीरें बना रहा है, जहाँ हर चीज़ एक क्लिक पर मिल जाती है, उस दुनिया में हाथ से और ज़मीन से जुड़ी चीज़ों से बनी इस कला की असली कीमत क्या है? और ये सवाल सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं है, ये सवाल हमारी परंपरा के बारे में है, हमारे हुनर के बारे में है, और शायद हमारी अपनी इंसानियत के बारे में भी है।